गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? यस सर, आ रही है। ओके, वेरी गुड। तो किस किसने आज एग्जाम का एग्जाम दिया? यस लिख के भेजो चैट पे जिसने भी एग्जाम का एग्जाम दिया आज। सुधांशु ने नहीं दिया? ओके, किसी ने भी नहीं दिया क्या? ये कार्तिक ने दिया है। बाकी सब ऑल राइट। तो देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन कलेक्शन। ठीक है, थोड़े कलेक्शंस हमने पढ़ लिए थे, थोड़ा उसमें और डीप जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे इलेक्शंस का काम आता कहाँ पर है और कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं जो और इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि अब आपको एक नई स्किल आती है, एक नया टॉपिक आता है जो कि है कलेक्शंस। तो कलेक्शंस आपको बहुत काम आएगा। ऐसा कुछ नया नहीं है कलेक्शंस में। सारे डेटा स्ट्रक्चर्स आप अदरवाइज ही बना सकते हो। स्ट्रक्चर से आप ट्रीज बना सकते हो, लिंक लिस्ट बना सकते हो, सारा कुछ बना सकते हो। पहले भी सी में भी ये सब कुछ बनता है। कलेक्शंस का मेनली सिर्फ एक ही फायदा है कि ये चीजें आपको इनबिल्ट मिल जाएंगी और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा एग्जाम में अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर चाहिए तो। जैसे इवन अगर सिंपल सा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए स्टैक या क्यू जैसा, उसमें भी 15-20 मिनट आपके आराम से लग जाएंगे या आधा घंटा ही लग जाएगा वो डेटा स्ट्रक्चर ही बनाने में। तो जो आपको एग्जाम में टाइम मिलता है वो इसी हिसाब से मिलता है कि आपने कलेक्शंस यूज कर लिए होंगे, तभी आप आधे एक घंटे में 2 से 3 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे आज भी जिन्होंने एग्जाम का एग्जाम दिया होगा उनको 2 क्वेश्चंस मेरे ख्याल से आए होंगे और 40 to 60 मिनट्स मिलते हैं। शायद से आपके कॉलेज में 1 घंटा मिला था आज और 2 क्वेश्चंस थे। तो पहले मेरे को ये बताओ, 2 क्वेश्चंस किस किस के सॉल्व हो गए? ओके कार्तिक, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, वेरी गुड। तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू कर दो। बाकी किसी के भी 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं आज? दोनों नहीं हुए? ओके, ठीक है। कम से कम एक क्वेश्चन जिसका सॉल्व हो गया और दूसरा आधे के आसपास सॉल्व हो गया है, वो लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनको नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। आज हम ज्यादा क्वेश्चंस ही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको यूनियन फाइंड करना है दो एरेज का। एरेज के अंदर कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं, कोई उसकी रेंज नहीं है। तो बेसिकली इंटीजर्स हैं तो इंट मिन से इंट मैक्स तक सारी वैल्यूज हो सकती हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो कैसे इसको सॉल्व करना है ये देख लेते हैं। कार्तिक, एक प्रॉब्लम आ गई थी। ओके, ठीक है। तो वो जो चारों क्वेश्चंस है वो भी मैं एक बार डिस्कस कर लूंगा, उसका टाइम मैं आपको बता दूंगा। तो चारों क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। पहले जो ग्रुप था, पहला सुबह वाला ग्रुप था एक मेरे ख्याल से, उसमें से जो 2 क्वेश्चन आए थे, और जो बाद वाला ग्रुप था उसमें और 2 क्वेश्चन आए थे। तो जो ये 4 क्वेश्चन है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार, और इसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली कल या फिर परसों में आपको चारों एक्सप्लेन कर दूंगा, तो एक बार देख लेना कि कैसे उसको करना था एक्चुअली। तो कंटिन्यू करते हैं। फाइंड यूनियन ऑफ टू एरेज, दो एरेज का यूनियन आपको फाइंड करना है, ये कैसे करेंगे? तो इसके काफी अलग अलग अप्रोचेस हो सकते हैं।
तो एक बेसिक अप्रोच मैं आपको बताता हूँ, देखो। अगर हमारे पास 2 एरेज़ हैं और हम उन्हें सॉर्ट कर दें, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। एक एरे हमारे पास ये है, दूसरा एरे देख लेते हैं, कुछ इस तरीके का है। इसका हमें फाइंड आउट करना है, इसका फाइंड आउट करना है हमें यूनियन, इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करना है। हैश सेट, बिल्कुल हैश सेट यूज़ कर सकते हैं। तो इनका यूनियन फाइंड आउट कैसे करेंगे? देखो इसमें अब यूनियन के अंदर एक चीज होती है, देखो यूनियन एक सेट थ्योरी का पार्ट होता है। तो यूनियन में क्या होता है, सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए, और जो भी इसमें एलिमेंट्स है उसमें से सारे यूनिक एलिमेंट्स है, उसमें सारे होने चाहिए। ठीक है? तो क्या कर सकते हैं, एक बहुत सिंपल सा तरीका है जो आपको एकदम नेचुरल भी लगेगा। इन एरेज को अगर हम सॉर्ट कर देते हैं, तो एक बार सॉर्ट कर लेते हैं इन एरेज को। स्टेप वन है हमारा, इनको सॉर्ट कर लो। देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर बिना यूज करे इनको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले वो देख लेते हैं। फिर देखते हैं कि कलेक्शंस यूज करके इनको और इजीली सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो अगर पहले एरे को सॉर्ट कर दें तो ये बन जाएगा हमारा 1 2 2 3 3 4, 1 2 2 3 3 4 5 5। ये बन गया हमारा पहला एरे। दूसरा एरे देखते हैं, 1 2 2 7 5 6 6 7 7 8। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी साथ में नोट करते जाते हैं कि हर स्टेप की हमारी क्या लगी। ठीक है? एन मान लेते हैं, ज्यादा बड़े एरे का साइज एन है, छोटे वाले का एम है। तो एन लॉग एन प्लस एम लॉग एन, बचा क्या, एन लॉग एन। तो बिग ओ ऑफ एन लॉग एन स्टेप हो गया हमारे दोनों एरेज को सॉर्ट करने का। अब सॉर्ट करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से शुरू करो। अगर ये दोनों सेम है तो इनमें से एक नया एरे बना लो, ठीक है, जो हमें रिटर्न करना होगा। इसको डाल दो, डाल दिया। अब ये दोनों सेम है, इन दोनों को आगे बढ़ा लेते हैं। अब हमें चेक करना है कि क्या ये पिछले एलिमेंट से सेम है, क्या इसका प्रीवियस एलिमेंट भी सेम था, क्या टू, पीछे भी टू था, नहीं था, यहाँ पे पीछे टू नहीं था। तो इन दोनों में से देख लो, कोई भी डाल लो, क्योंकि वैल्यूज सेम है आपके पास, और उसको आगे बढ़ा लो। अब ये कब तक आगे बढ़ेगा, जब तक प्रीवियस वैल्यू सेम है, तब तक इसको आगे बढ़ाते जाओ। तो प्रीवियस वैल्यू, हाँ यहाँ पे टू ही है, आगे बढ़ा लो। अब यहाँ पे टू है और यहाँ पे थ्री है, तो यहाँ पे रुक सकते हैं। अब क्योंकि ये और ऊपर नीचे दोनों सेम थे, इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। कब तक बढ़ाएंगे, जब तक टू निकल नहीं जाता पूरा। तो ये यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है? तो एक पॉइंटर आ गया, अब थ्री पे एक आ गया, फाइव पे जो छोटा है उसको नीचे कॉपी कर लो, और इसको आगे बढ़ाओ कब तक, जब तक ये वैल्यू निकल नहीं जाती। थ्री, ये भी थ्री है, फोर आ गया। ठीक है? अब फोर और फाइव में से छोटा है फोर, आपने फोर प्रिंट कर दिया और इसको आगे बढ़ा दिया। फिर फाइव और फाइव फिर से सेम आ गए, तो फाइव को नीचे कॉपी कर लो, और दोनों को इस बार आगे बढ़ाना है। कब तक आगे बढ़ाना है, जब तक फाइव निकल नहीं जाता। तो ये फाइव और ये बाहर, मतलब पहला एरे हो गया हमारा खत्म। ये आगे बढ़ा तो यहाँ पर आ गया। अब ये इसके साथ सेम चीज करनी है, सिक्स आ गया। कब तक आगे बढ़ाना है, जब तक सिक्स खत्म नहीं हो जाता। फिर सेवन आ गया, सेवन कॉपी कर लिया, कब तक आगे जाना है, जब तक सेवन खत्म नहीं हो जाता। एट आ गया, एट को भी हम लोग कॉपी कर लेंगे, और ये एरे भी हमारा हो जाएगा खत्म। ठीक है? इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल हमारे एरेज को यूज करके और सॉर्टिंग को यूज करके। जो नीचे है उसको एरे की जगह लेंगे एरे लिस्ट। ठीक है? तो आपको इनिशियली इसका साइज पता नहीं होगा, और कोई तरीका भी नहीं है पता करने का। एन प्लस एम ले सकते हैं, लेकिन उससे हमारा स्पेस वेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपको एरे लेना ही है तो एन प्लस एम ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वर्स्ट केस में वही आपका साइज हो सकता है। अगर एरे लिस्ट ले लेंगे तो आपके आपका जो स्पेस है वो और ऑप्टिमली यूज होगा, और जितना आपको, जितने एलिमेंट्स आपको डालने हैं उतने साइज का ही एक्स्ट्रा एरे आपका बनेगा। ठीक है?
अगर आप एरे रिटर्न करोगे n प्लस m साइज का, तो आपको एक और नंबर साथ में रिटर्न करना पड़ता है नॉर्मली, कि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं जो काम के हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कोडिंग आपकी काफी लेंदी हो जाएगी। और जो दूसरा स्टेप है जिसमें हम आगे चल के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, ये भी हमारा हो जाएगा O ऑफ n। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी O ऑफ n प्लस n log n हो जाती है इसमें। अब अगर हमारे पास पावर है कलेक्शंस की, तो उसको यूज कर लेते हैं। कैसे करेंगे कलेक्शंस का यूज करके? एक कलेक्शन है हमारे पास हैश सेट। हैश सेट ऑलरेडी एक सेट है, उसमें सारी वैल्यूज डाल देंगे। सेट की प्रॉपर्टीज आपको पता ही है कि उसमें रिपीटेड वैल्यूज नहीं हो सकती। तो सेट कैन नॉट हैव रिपीटेड वैल्यूज, ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। एक सेट के अंदर सारी की सारी वैल्यूज डाल देंगे, फिर उस सेट से निकाल के एक एरे लिस्ट में वैल्यूज डाल देंगे और उसको रिटर्न कर देंगे। कैसे चलेगा ये एक बार देख लेते हैं। वैल्यूज हम सेम यूज कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 2 3 3 4 5 5। इसमें आपको सॉर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी रैंडम वैल्यूज यहाँ पे थोड़ी सी और ले लेते हैं, और एक और एरे ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा हैश सेट। हैश सेट के अंदर सारी वैल्यूज डाल दो। पहले 1 डाल दो, फिर 2 डाल दो, 5 डाल दो, 3 डाल दो, फिर से 2 आ गया। 2 जब दोबारा डालेंगे तो 2 बार 2 नहीं आएगा। ठीक है, वो एक ही 2 रह जाएगा उसमें खुद ही। 4 आया, 4 डाल दो, फिर 1 आया। फिर 1 और 1, 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो दोबारा इंटर मतलब इंसर्ट नहीं होगा, तो उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। फिर यहाँ आ गए 5, 5 ऑलरेडी है। 6, 6 नहीं है, 6 डाल दो इसमें। 3, 3 ऑलरेडी है। 1 ऑलरेडी है। 7, 7 डाल दो। 9 आया, 9 डाल दो। आप देखोगे इस हैश सेट में ऑलरेडी क्या हो गया है, सारे यूनिक एलिमेंट्स कलेक्ट हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, एक एरे लिस्ट बनानी है और इन सबको इसमें ऐड कर देना है। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता किसी भी सेट के अंदर, ना इस क्वेश्चन में मैटर करता है, सिर्फ यूनियन आपको निकालना था। तो वो किसी भी ऑर्डर में अगर वैल्यूज निकल के आती हैं, तो आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, तो आपका सॉर्टिंग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूरा बच गया। हैश सेट में एडिशन का होता है O ऑफ 1। आपने n नंबर्स को ऐड किया तो O ऑफ n आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग गई हैश सेट के अंदर वैल्यूज डालने में। n साइज का आपका मान लेते हैं बन गया हैश सेट, उसको निकाल के एक एरे लिस्ट में डालने में और O ऑफ n लग गया। तो बेसिकली आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ O ऑफ n प्लस n हो गया। लेकिन आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक हैश सेट एक्स्ट्रा हो गया और एक एरे लिस्ट हो गई। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n प्लस n हो गई। ठीक है, पहले क्या था, मतलब बेसिकली ये दोनों O ऑफ n ही हो गए। पहले क्या था आपका, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n था, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n log n लग रहा था, क्योंकि आपको सॉर्ट करना पड़ रहा था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो बस यही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कि हम हैश सेट यूज करके इजीली डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट वैल्यूज निकाल के लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो डिवाइस को इसका देख लेते हैं कोड बनेगा कैसे। तो उसका कोड देखो कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर हम एक हैश सेट ले लेते हैं, ठीक है, पहले एक हैश सेट बना लो। इसके अंदर हमें डालने हैं इंटीजर्स। पहले सिग्नेचर लिख लेते हैं फंक्शन। ठीक है, हमारा फंक्शन है लेट्स से यूनियन। ओके, फंक्शन का नाम है यूनियन। इसके अंदर हमें दो मिले हैं एरेज, और वो दोनों हैं इंटीजर एरेज। पहले का नाम है एरे वन, दूसरा है एरे टू। हमें रिटर्न करना है एक एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एरे वन को ट्रैवर्स करेंगे, फिर एरे टू को ट्रैवर्स करेंगे, सब कुछ एक हैश टैग में डाल देंगे। पहले ये स्टेप पूरा कर लेते हैं।
उसके लिए हमें चाहिए एक हैश सेट, तो एक हैश सेट बना लो। तो ये हो गया हमारा हैश सेट। इस हैश सेट के अंदर एरे 1 और एरे 2 की सारी वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं। हैश सेट में कोई वैल्यू ऐड कैसे करते हैं? जैसे हैश मैप में हमने देखा था पुट यूज करते हैं, हैश सेट में ऐड यूज करते हैं। कोई वैल्यू अगर हैश सेट में डालनी हो तो ऐड यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने एरे 1 ऑफ आई इंसर्ट कर दिया। अब इसी तरीके से एरे 2 को भी ट्रैवर्स करेंगे और सारे नंबर हैश सेट में डाल देंगे। हैश सेट में इसको भी हम ऐड कर लेंगे। तो एरे 1 और एरे 2 के सारे एलिमेंट्स हमारे हैश सेट में आ चुके हैं। फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया है। अब एक हम बना लेते हैं एरे लिस्ट और सारे नंबर्स उसके अंदर कॉपी कर लेते हैं। तो एक एरे लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पे। लिस्ट ऑफ इंटीजर्स बनेगा। इसका नाम रखते हैं li। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस हैश सेट को ट्रैवर्स कर लेते हैं एक सिंपल से फॉर ईच लूप के साथ। हैश सेट का नाम क्या था हमारे, एच एस। इससे हमारा हैश सेट आइटरेट हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखना, हैश सेट में किस ऑर्डर में वैल्यूज है ये मैटर नहीं करता है। रैंडम ऑर्डर में वैल्यूज निकल के आएंगी। ना ये सॉर्टेड होंगी, ना ये उस ऑर्डर में निकल के आएंगी जिसमें हमने डाली थी। अगर उसमें 1 2 और 3 हमने डाल दिया, पहले 1 फिर 2 फिर 3, तो जरूरी नहीं है 1 2 3 निकल के आए। कोई भी ऑर्डर, रैंडम ऑर्डर निकल के आ सकता है। ठीक है, और सॉर्टेड भी नहीं होंगी। मतलब बाई चांस सॉर्टेड हो सकती हैं, लेकिन सॉर्ट करने का कोई फंक्शन इसमें चल नहीं रहा है, तो अनसॉर्टेड भी निकल के आ सकती है। अब हर एक को क्या करेंगे, लिस्ट में ऐड कर दो बस, आई। ये आपका हैश सेट पूरा ट्रेवर्स हो जाएगा और लिस्ट में ऐड हो जाएगा। रिटर्न आपको क्या करना है, एरे लिस्ट जो हमने अभी अभी बनाई है। फंक्शन को क्लोज कर दो। सब लोग को ये फंक्शन समझ में आ गया, यस और नो? जल्दी से मेरे को लिख के बताओ, ये चीज सबको समझ में आई हमने क्या किया है? ओके, वेरी गुड शुभ्रांशु, मधुसूदन वेरी गुड। बाकी सब लोग भी बताओ। हर्ष वेरी गुड, राजन वेरी गुड, शिवम गुड, प्रेरणा गुड, शिवानी गुड। ठीक है, वेरी गुड। तो इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। अभी ये तो हमारा हो गया यूनियन की, जिसमें जो भी वैल्यूज हैं सारी हमने ले ली। दूसरा हम देखते हैं इंटरसेक्शन। यूनियन का एक तरीके से ऑपोजिट सा होता है इंटरसेक्शन। इसमें क्या करना है, इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज। फंक्शन का आपको पहले सिग्नेचर बता देता हूँ। हमें रिटर्न करना होगा एरे लिस्ट, ठीक है। फंक्शन का नाम है इंटरसेक्शन
और इसमें आपको मिलेंगे दो इंटीजर एरेज। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले आपको बताता हूँ इंटरसेक्शन होता क्या है। तो वेन डायग्राम के थ्रू एक बार समझेंगे इंटरसेक्शन क्या होता है, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ वेन डायग्राम बनाते हैं। सबको पता है वेन डायग्राम क्या होता है? यस और नो? वेन डायग्राम सबको याद है? ओके, वेरी गुड शुभ्रांशु, शिवम, ठीक है, सबको याद है ना? तो वेन डायग्राम क्या होता है? ऐसे सर्कल्स से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को, ठीक है। यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, सारे सेट उसके अंदर होते हैं। तो अगर ये ए है, ये बी है, तो जो ये शेडेड सेक्शन है, ये होता है इंटरसेक्शन। दूसरा देखते हैं यूनियन क्या होता है, अगर इस डायग्राम के थ्रू समझना चाहें। तो जो ये ब्लू वाला पार्ट है, ये होता है हमारा यूनियन, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? मतलब एक में जो है, मतलब जो जो चीजें दोनों में है, सिर्फ वही हमें डालनी है, अदरवाइज नहीं डालनी। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? देखो, एक तो बहुत सिंपल तरीका है, हमारे नॉर्मल बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करके एरेज के अंदर ही। तो इस सिग्नेचर हम दोबारा लिख लेंगे, इसको यहीं पे क्लोज कर देते हैं। एक बार देख लेते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे। दो एरेज ले लेते हैं सैंपल, उसके ऊपर देख लेंगे। एरे वन ले लेते हैं। पहला एरे ये हो गया, दूसरा एरे ले लेते हैं एक। तो ये हो गए हमारे दोनों एरेज। एक तो तरीका है कि इन दोनों को हम फिर से सॉर्ट कर लें। तो सॉर्टिंग के बाद क्या क्या बन जाएंगे देख लेते हैं। 1 2 3 3 4 4 7 8 9 10। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट एरे। देख लेते हैं दूसरा एरे क्या बनता है सॉर्टिंग के बाद। 1, फिर आ गया 2, फिर 4, 5 5 6 6 7, 5 5 6 6 7 9। ठीक है, इस तरीके से हमारे दो एरे बन गए हैं। अब हमें करना क्या है, ऐसे एलिमेंट्स निकालने हैं जो दोनों में ही प्रेजेंट हो। एक पॉइंटर रखो यहाँ पे, दूसरा पॉइंटर रखो नीचे वाले पे। अगर ये दोनों सेम है तो इनको एरे लिस्ट में ऐड कर लेंगे और दोनों को ही आगे बढ़ा देंगे। फिर से एलिमेंट सेम है, दोनों को ऐड कर लो और आगे बढ़ा दो पॉइंटर्स को। अब दोनों सेम नहीं है, तो जिसका छोटा पॉइंटर है, जिसमें छोटी वैल्यू है, उसको आगे बढ़ाओ सिर्फ, इसको आगे बढ़ा दो। अभी भी सेम नहीं है, फिर से आगे बढ़ा दो। 4 और 4 आ गया, इसको डाल दो। अब जब 4 हमने इंसर्ट कर दिया तो कितना आगे बढ़ना है कि सारे के सारे 4 स्किप हो जाए, इतना आगे बढ़ना है। तो ये भी 4 है, ये 7 आ गया। यहाँ से भी बढ़ना है, यहाँ से 5 आ गया। अब दोनों में से छोटा 5 है, तो 5 आगे बढ़ा दो। अभी भी छोटा 5 है, इसको आगे बढ़ा दो। 7 6 में से 6 छोटा है, आगे बढ़ाओ। 6 अभी भी छोटा है। 7 7 अब सेम आ गए, तो 7 को डाल देते हैं। अब इन दोनों को आगे बढ़ा दो जब तक 7 खत्म ना हो जाए। 8 और 9। अब 8 हमारा छोटा है, तो 8 को आगे बढ़ाते हैं, इस वाले पॉइंटर को। ये भी 9 पे आ गया। अब दोनों 9 पे आ चुके हैं, मतलब कॉमन नंबर हमने एक और ढूंढ लिया है। अब छोटा इसमें, इन दोनों को आगे बढ़ाओ जब तक 9 खत्म ना हो जाए। एक एरे हमारा खत्म हो चुका है, दूसरे में ढूंढने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो दोनों में अवेलेबल हो। तो बस यहीं पे खत्म करेंगे अपना क्वेश्चन, और इस चीज को हम लोग रिटर्न कर देंगे। 1 2 4 7 9 ऐसे नंबर्स हैं जो दोनों ही एरेज में प्रेजेंट थे।
और सारे यूनिक एलिमेंट्स हमने लिए हैं क्योंकि इंटरसेक्शन करने के बाद आपका एक नया सेट बनता है और सेट के अंदर रिपीटेड वैल्यूज नहीं हो सकती। तो आप तो एक तो इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार देख लेते हैं। पहला स्टेप इसमें लगा था सॉर्टिंग का, ठीक है, जिसमें आपके O ऑफ n log n, ठीक है, जहाँ पे n आपका लंबी वाली एरे का लेंथ है, n O ऑफ n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी। दूसरा स्टेप इसमें लगा था आइटरेट, जब हमने किया, आइटरेट भी हमने एक ही बार किया, तो n अगर हमारा लंबा एरे है तो O ऑफ n लग जाएगा, मान लेते हैं। तो n प्लस n log n आपका O ऑफ n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल बन जाएगा। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो देखो उसमें तो आपको एरे लिस्ट वापस करना ही है, तो वो तो लगेगा ही। O ऑफ n से नीचे आप जा नहीं सकते क्योंकि आपको रिटर्न ही एरे लिस्ट करना है बना के, तो वो तो आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो ये हमारा अप्रोच हो गया सिंपल, जो हम यूज कर सकते हैं बिना किसी कलेक्शंस की हेल्प से। ऑल दो लिस्ट भी एक कलेक्शन ही है, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा बेसिक कलेक्शंस मान लेते हैं उसको। तो ये आपका एक तरीका हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसकी कोडिंग ज्यादा मुश्किल आपको नहीं रहेगी। जब सेम नंबर्स हैं जब तक, तब तक आगे बढ़ना है और कुछ नहीं करना। उस टाइम पे आपको कॉर्नर केस का ध्यान रखना है कि फर्स्ट नंबर हो तो पीछे नहीं देखना है, लास्ट में आ गए, बाहर आ गए तो चेक करना बंद कर देना है। इन दोनों कॉर्नर केसेस को अगर आप देख लोगे तो बहुत ही इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अब अगर हमें इसको कलेक्शन से सॉल्व करना है, हमारे पास कलेक्शंस हैं, तो क्या करेंगे? ओके सुब्रांशु, दो हैश सेट लेंगे, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, गुड। सुब्रांशु आपका सोल्यूशन करेक्ट है बिल्कुल। हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग दो हैश सेट लेने वाले हैं। ध्यान से देखो क्या करेंगे। देखो, और पहले दो एरे ले लेते हैं, डमी एरेस, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ले लेते हैं कुछ भी, दूसरा ये हो गया, ठीक है। अब इसको सॉर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, नया अप्रोच हमारा और सिंपल सा है। दो हैश सेट ले लो, ठीक है। दो हमने हैश सेट ले लिए। अ, मतलब दो हैश सेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही में करने की कोशिश करते हैं। चलो, ये जो पहला एरे है, इसके सारे एलिमेंट्स इस हैश सेट में डाल दो। 1 2 3 4 6 5, 3 रिपीट है और 2 भी रिपीटेड है। तो हमारे हैश सेट में फर्स्ट एरे के सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, जब हम सेकंड एरे ट्रैवर्स कर रहे हैं, जब हम सेकंड एरे ट्रैवर्स कर रहे हैं, तब क्या हो जाएगा? देखो, अगर हम इस तरीके की अप्रोच लगाएं, देखो, वन वन ऑलरेडी हैश सेट में है तो हमने वन लिख लिया। थ्री थ्री ऑलरेडी हैश सेट में है तो हमने थ्री लिख लिया। वन, अब देखो वन आने से क्या प्रॉब्लम हुई, वन हमारा पहले आ चुका है तो हम दोबारा वन लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप सिंगल हैश सेट से करने की कोशिश करो। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जब कोई नंबर आ गया है, जैसे यहाँ पे वन आ गया है, तो यहाँ से आपको वन रिमूव करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, फिर से आपको करके दिखाता हूँ क्या इटरेशन हमारा रहेगा। सेकेंड एरे को हम लोग आइटरेट कर रहे हैं, वन पे हम आए हैं, वन ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वन को रिमूव कर दो और वन को एरे लिस्ट में डाल दो, ठीक है। थ्री पे आओ, थ्री को रिमूव कर दो और थ्री को एरे लिस्ट में डाल दो। वन, अब वन एग्जिस्ट नहीं करता है हैश सेट में, बात खत्म। फोर, फोर को रिमूव कर दो, एरे लिस्ट में डाल दो। थ्री, थ्री हैश सेट में एग्जिस्ट नहीं करता। फाइव, फाइव को रिमूव करो और एरे लिस्ट में डाल दो। जीरो, जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो 1 3 4 5 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें एक स्टेप जो आपका ऐड हो रहा है वो ध्यान से देख लेना। वो स्टेप आपका ये है कि हैश सेट में से आपको एलिमेंट रिमूव करना है अगर वो कॉमन मिल जाता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे तो इजिली सॉल्व हो जाएगा और आपको एक ही हैश सेट एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। ये मेथड सबको क्लियर हो गया, फिर इसका कोड देख लेते हैं।
सब लोग बताओ, मेथड ये क्लियर हो गया? यस और नो? वेरी गुड शुभ्रांशु, आपको क्लियर हो गया? अदर्स? ओके पारस, सब लोग बताओ। कार्तिक वेरी गुड। बस दो तीन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट क्लियर हुआ है। सुहेल गुड, राजन गुड, प्रेरणा वेरी गुड। हैश मैप, मधुसूदन, हैश मैप में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, बिग ओ की टर्म में नहीं होती, लेकिन हैश मैप में आपकी दो दो वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। हैश सेट में आपकी सिर्फ एक एक ही वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, तो ये फायदा रहता है हैश सेट का। अगर हैश मैप के बिना हो सके तो बेटर रहेगा, क्योंकि और कोई एडेड एडवांटेज आपको हैश मैप का मिलेगा नहीं। ठीक। ठीक है। और नहीं, चलो देखते हैं इसका कोड कैसा रहेगा, कैसे बनाएंगे इसका कोड। तो पहले तो सिग्नेचर लिख लेते हैं ऊपर। ठीक है, ये हो गए हमारे दोनों एरेज, एरे वन और एरे टू। और ये हो गया हमारा फंक्शन इंटरसेक्शन। तो इसके अंदर क्या करेंगे, पहले एक हैश सेट बना लेते हैं। एक हैश सेट हमारा बन गया है। अब एरे वन को ट्रैवर्स करते हैं और सारी वैल्यूज हैश सेट में डाल लेते हैं। इस तरीके से सारी वैल्यूज हम लोग हैश सेट में ऐड कर लेंगे। अब हैश सेट में ऐड करने के बाद क्या करेंगे, सेकंड एरे को ट्रैवर्स करेंगे। जब सेकंड एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं, हम चेक करेंगे कि जो एलिमेंट सेकंड एरे में आ रहा है क्या वो ऑलरेडी हैश सेट में है या नहीं है। अगर ये ऑलरेडी हैश सेट में है तो क्या करेंगे, हमें एक एरे लिस्ट बनानी थी ऊपर। एरे लिस्ट बना लेते हैं जो हम एज एन आंसर रिटर्न करने वाले हैं। तो कहाँ बनाए, यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, लेकिन ये इन दोनों फॉर लूप के बीच में मैंने बना ली है। ये हमारी लिस्ट बन गई, एरे लिस्ट एल आई। इस एलिमेंट को हमने एरे लिस्ट में डाल लिया है। और क्या करेंगे, साथ में हैश सेट से रिमूव कर देंगे इस पर्टिकुलर एलिमेंट को, जैसे हमने अभी अपनी अप्रोच में देखा था। जब ये फॉर लूप खत्म होगा तो सारे एलिमेंट्स जो दोनों में प्रेजेंट है और यूनिक एलिमेंट्स आपके एल आई मतलब एरे लिस्ट के अंदर ऐड हो चुके होंगे। तो यहाँ से आप अपना एरे लिस्ट रिटर्न कर दोगे, एंड दैट्स इट, अपना फंक्शन यहाँ क्लोज कर देंगे। हैश में
ओके, तो सिमिलर क्वेश्चन कार्तिक कह रहे हैं कि आज आया था आपके एग्जाम में भी थोड़ा सा चेंज करके। तो इस तरीके से, या फिर दो हैश सेट यूज करके या हैश मैप यूज करके, आई गेस किसी भी तरीके से अगर आपने इसको किया होगा अप्रोच, तो ये जरूर इसके सारे टेस्ट केसेस सॉल्व हो गए होंगे, क्योंकि एक की जगह दो एरे मतलब हैश सेट यूज करने से एमएलई मतलब मेमोरी लिमिट एक्सीडेड एरर नॉर्मली नहीं आता है कहीं पे। कार्तिक, ये क्वेश्चन हो गया था आपका? ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन का कोड। सब लोग को समझ में आ गया ये पूरा कोड? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, फिर इसके पीछे की थ्योरी जो हमने लगाई है, मतलब लॉजिक जो लगाया हुआ है कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं सिर्फ थ्योरेटिकली। उसके बाद इसका जो सिंटैक्स जितना भी यूज किया है, जो भी हमने लैंग्वेज यूज करी है, जो भी डेटा स्ट्रक्चर हमने यूज किए हैं, वो चीज समझ में आनी चाहिए। तो तीनों चीजें समझ में आ गई सबको? वेरी गुड। मधुसूदन, राजन, वेरी गुड। पारस, वेरी गुड। कार्तिक, गुड। सबको आ गई? शुभ्रांशु, वेरी गुड। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा सिंपल ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है, रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग अ स्टैक। एक स्टैक का यूज करके आप एक स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स करोगे? ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? अगर आपकी स्ट्रिंग है, सैंपल इनपुट आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। अगर आपकी स्ट्रिंग है, मान लेते हैं विक्ट्री पॉइंट। ठीक है, ये आपका इनपुट है। इसका रिवर्स जो आपको आउटपुट करना है वो ये है। ठीक है, तो आपको रिटर्न करना है उसका रिवर्स। रिवर्स जो करना है आपको एक स्टैक यूज करके करना है। तो कैसे करेंगे स्टैक से किसी स्ट्रिंग को रिवर्स? देख लेते हैं। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। एक स्ट्रिंग है, उसको रिवर्स करना है। अब जावा के अंदर स्ट्रिंग रिवर्स करने में प्रॉब्लम क्या आती है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। स्ट्रिंग हमारी इम्यूटेबल होती है। हम लोग किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके कोई कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, चेंज नहीं कर सकते हम कोई कैरेक्टर। सी प्लस प्लस के अंदर तो सिंपल है, एस टी आर ऑफ जीरो को अगर हम कुछ भी बनाना चाहें स्मॉल ए, तो वो चेंज हो गया। ठीक है, वहां पे ए आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दो पॉइंटर्स रख सकते हैं, आपस में इनको स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, आई और जे पॉइंटर्स हैं, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, टेम्प में, मतलब स्वैपिंग का जो हमारा 3 लाइन का कोड होता है, एक टेम्प में डाल दो वैल्यू और फिर स्वैप कर दो उनको। वो चीज हम लोग सी प्लस प्लस में कर सकते हैं। जावा में ये चीज नहीं चलती। जावा में ऐसे ऐसे करके आपस में चीजें स्वैप नहीं हो पाएंगी, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल है। वो चेंज नहीं हो सकती, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे आप कोई चीज चेंज नहीं कर पाओगे। तो क्या कर सकते हैं, देखो स्टैक यूज करके बहुत ही सिंपल हो जाता है। एक तो देखो और सिंपल सा तरीका है, देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप। एक पॉइंटर लो यहाँ पे, एक लो खाली स्ट्रिंग। खाली स्ट्रिंग में यहाँ से एक एक करके वैल्यू ऐड करनी शुरू कर दो। ठीक है, लास्ट वैल्यू ऐड करो, फिर सेकंड लास्ट वैल्यू, फिर थर्ड लास्ट वैल्यू, फिर फोर्थ लास्ट वैल्यू। इस तरीके से एंड तक आ जाओ और आपका सारी स्ट्रिंग जो है उल्टी हो जाएगी। हाँ, स्ट्रिंग बिल्डर से सीधा हो जाएगा, उसमें रिवर्स फंक्शन होता है, उससे आपका रिवर्स हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इसी चीज को हम लोग स्टैक के साथ कैसे करेंगे।
तो देखो एक चीज आप ध्यान से देखो, जिस ऑर्डर में हम स्टैक में चीजें डालते हैं उसके रिवर्स ऑर्डर में ही उसमें से निकलती है बाहर। देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये है मेरे पास बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4। ठीक है, इस ऑर्डर में मैंने लगा के रखी है। इस ऑर्डर में मैं इनपुट करूंगा इनको एक स्टैक के अंदर। बुक 1 आ गई, बुक 2 आ गई, फिर मैंने रखी बुक 3, फिर रखी बुक 4। ठीक है, अब जब इनको बाहर निकालेंगे देखो ये रिवर्स ऑर्डर में निकल के आएंगी। पहले 4 आई, फिर 3 आई, फिर 2, और फिर 1। तो 1 2 3 4 मैंने अंदर डाला, निकल के आया 4 3 2 1। इस तरीके से एक कैरेक्टर स्टैक बना लेंगे। कैरेक्टर स्टैक में एक एक करके सारे कैरेक्टर स्टार्टिंग से लेके एंड तक डाल देंगे, फिर बाहर निकालेंगे और एक स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे। ठीक है, सिंपली आपका जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे करना है इसको। तो सर एक बार कोड वाइज देख लेते हैं कि हम लोग इसको करेंगे कैसे। सबको लॉजिक समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई कि अगर आप एक स्टैक ले लोगे, उसमें कुछ वैल्यूज डाल दोगे और उसको खाली कर लोगे वापस स्टैक को, तो वैल्यूज रिवर्स हो जाएंगी। ये चीज सबको समझ में आ गई? ये चीज क्लियर है? यस, वेरी गुड। ठीक है, ये चीज आपकी काफी जगह काम आ सकती है। इससे आपका काफी काम आसान हो सकता है। अभी तो आपका जो एरे लिस्ट वगैरह है वो खुद ही रिवर्स हो जाती है डॉट रिवर्स करके। लेकिन जब पहले सी या C++ में कोडिंग करनी पड़ती थी और STL नहीं होता था, तो स्टैक यूज करके ज्यादातर चीजों को रिवर्स किया जाता था। तो ठीक है, एक बार देख लेते हैं ये कैसे चलता है या इसका कोड कैसे लिखना है। सबसे पहले लिख लेते हैं इसका सिग्नेचर। तो हमें रिटर्न करना है एक स्ट्रिंग। रिवर्स करने का ये फंक्शन है। हमें दी हुई है एक स्ट्रिंग जिसको रिवर्स करना है। अब अगर आप C++ में कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा स्पेस यूज करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें स्ट्रिंग के लिए। मतलब स्टैक तो यूज करना ही पड़ेगा बना के, स्ट्रिंग के लिए करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी स्ट्रिंग को चेंज कर लोगे। जावा में कर रहे हो तो नई स्ट्रिंग आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, उसको ब्लैंक से इनिशियलाइज कर लेंगे। तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना ली है। ठीक है, ये डबल कोट्स हैं, लग नहीं रहे डबल कोट जैसे, लेकिन डबल कोट्स ही है ये। ठीक है, और इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, ये एक ब्लैंक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो स्ट्रिंग हमें दी हुई है इसको उल्टा ट्रैवर्स कर लेंगे और एक स्टैक में वैल्यूज को कैरेक्टर स्टैक में डाल लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कैरेक्टर स्टैक। तो स्टैक जैसे हमने देखा था बहुत ही सिंपल है। अच्छा पहले ये बताओ, ये जो हमारे सारे कलेक्शंस हैं ये कौन से पैकेज के अंदर होते हैं? इसके लिए कौन सा पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा या कोई भी नहीं करना पड़ेगा? यूटिल, वेरी गुड। ठीक है, तो देखो जावा के अंदर 99% आपका काम सिर्फ यूटिल पैकेज इंपोर्ट करके हो जाएगा। ज्यादा कुछ आपको करना नहीं पड़ता। आपके सारे मैथ्स के फंक्शंस, पूरा कलेक्शंस, इनपुट आउटपुट के सारे फंक्शन सब यूटिल पैकेज के अंदर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपका स्टैक बन गया कैरेक्टर स्टैक, इसको नाम देते हैं ST। एक ही स्टैक हमें चाहिए, न्यू स्टैक। तो ये ध्यान रखना, क्यों हमारा लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंटेड होता है, वो अपने आप स्टैंड अलोन नहीं है। कैरेक्टर जो स्टैक के लिए अलग डेटा टाइप बनाया हुआ है हमने स्टैक। तो स्टैक और इजी है, इसमें पॉप और पुश होता है। क्यू के अंदर आपको क्योंकि लिंक लिस्ट ही मिला हुआ है तो उसमें ऐड और रिमूव ही आपको मिल पाता है। एक चीज ध्यान रखेंगे, अ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप क्यू यूज कर रहे हैं किसी प्रोग्राम में, ठीक है, अगर आप कंपेरेटिव कोडिंग कर रहे हैं जहाँ कोई इंटरव्यूअर नहीं है वहां तो ठीक है, जैसा मन आए वैसा कर लो। लेकिन अगर आप एक क्यू यूज कर रहे हो, ठीक है,
और उसमें जैसे अगर आपकी लिंक लिस्ट के डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, कलेक्शन की बात करें लिंक लिस्ट की, तो उसमें स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हैं, एंड में भी ऐड कर सकते हैं, बीच में से भी रिमूव कर सकते हैं, स्टार्टिंग से भी और एंड से भी। तो ये सारी फंक्शनैलिटीज आपको अवेलेबल रहती हैं अगर आप एक लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्यू जो है हमारा लिंक लिस्ट से ही इम्प्लीमेंटेड है। तो आप ये चीजें क्यू के अंदर भी कर सकते हैं, सारी सेम चीजें। कोई भी रैंडम वैल्यू हटा सकते हैं, स्टार्टिंग में डाल सकते हैं और एंडिंग में भी नया वैल्यू डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप एक इंटरव्यू के फॉर्मेट में काम कर रहे हैं जहाँ पे आपसे कोई इंटरव्यूअर इससे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, तो अगर आपने क्यू बनाया हुआ है तो उसको वायलेट नहीं करेंगे, क्यू को क्यू की तरह ही यूज करेंगे। सॉर्ट वगैरह नहीं कर सकते हैं क्यू को थियोरेटिकली, तो नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ मधुसूदन, ऐसे ही हमारा एरे लिस्ट के अंदर आपने डाला है लिंक लिस्ट। ये आपका एक एरे लिस्ट बन गया ऑफ लिंक लिस्ट्स। ठीक है, एरे लिस्ट है और हर लोकेशन पे एक पूरी पूरी लिंक लिस्ट है इसमें। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये आपका स्टैक नहीं बना, कुछ और बना है। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जो भी डेटा स्ट्रक्चर यूज करें उसको वायलेट नहीं करेंगे। जावा आपको फंक्शनैलिटीज देता है हर डेटा स्ट्रक्चर पे सारी की सारी, लेकिन वही यूज करेंगे जो थियोरेटिकली आप यूज कर सकते हो। जैसे स्टैक के अंदर पुश और पॉप ही यूज करेंगे। ठीक है, इसमें सॉर्ट नहीं कर देंगे इसको कभी भी। अगर सॉर्ट करना है तो फिर दूसरा स्टैक यूज करके या एरे लिस्ट बना के जैसे नॉर्मली सॉर्ट होता है वैसा करना पड़ेगा। चलो, ठीक है, स्टैक हमने बना दिया कैरेक्टर्स का। इसमें अब स्ट्रिंग को उल्टा ट्रैवर्स नहीं करना है, सीधा ही ट्रैवर्स करना है। सीधा ट्रैवर्स करते हुए स्टैक में डाल लेते हैं। ठीक है, पूरा स्ट्रिंग को हमने ट्रैवर्स कर लिया है। और अब अपने स्टैक के अंदर पुश हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे कैरेक्टर्स इस स्ट्रिंग के अंदर पुश कर देंगे। सॉरी, इस टैग के अंदर पुश कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब इस टैग को खाली करेंगे और सारे कैरेक्टर्स हमारे जो हमने ये आंसर वाली स्ट्रिंग बनाई है इसमें डाल देंगे। जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक क्या करेंगे, सॉरी, हमारी जो आंसर स्ट्रिंग है उसका नाम है टेम्प। उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, एक एक करके सारे कैरेक्टर्स। हमारे टेम्प के अंदर सारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे और जैसा हमने देखा था, जिस ऑर्डर में डालते हैं उसके रिवर्स ऑर्डर में वो बाहर निकलता है। तो बस इसी का यूज करेंगे और टेम्प में हमारी रिवर्स स्ट्रिंग बन जाएगी। इसको रिटर्न कर देंगे। That's it। और इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म हो जाता है, हाउ टू रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग अ स्टैक। हाँ, ये सेम देगा शुभ्रांशु, एकदम एग्जैक्ट सेम रिजल्ट इसका भी आएगा और इसमें स्टैक भी आपका नहीं लगेगा। ठीक है, करेक्ट। ओके। लेकिन क्वेश्चन में यही था कि स्टैक यूज करके कैसे चीजें रिवर्स करते हैं, इसलिए हमने स्टैक यूज कर लिया। सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, पूरा का पूरा कोड के साथ? तो यस लिख दो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी गुड प्रेरणा, वेरी गुड शुभ्रांशु, मधुसूदन वेरी गुड, कार्तिक वेरी गुड, राजन वेरी गुड। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो हमें कुछ पैरेंथेसिस दिए हुए हैं, हमें बताना है कि वो बैलेंस्ड है कि नहीं है। अब पैरेंथेसिस हमारे तीनों टाइप के हो सकते हैं, देखो। हमें 3 टाइप के पैरेंथेसिस दिए हुए हैं इसमें। तो ये 3 टाइप के पैरेंथेसिस आपके आप एनकाउंटर कर सकते हो। आपको बताना है कि पूरी स्ट्रिंग जो है हमारी, वो बैलेंस्ड है या नहीं। ठीक है, सिंपल बैलेंस्ड है या नहीं है, दैट्स इट। एक एग्जांपल देता हूँ बैलेंस्ड स्ट्रिंग दिखती कैसे। ये हमारी बैलेंस्ड स्ट्रिंग है। ये हमारी बैलेंस्ड स्ट्रिंग है। ये बैलेंस्ड नहीं है। ये बैलेंस्ड है या नहीं है, यस और नो, ये बैलेंस्ड है या नहीं है, सब लोग बताओ। ट्राई करो पता लगाने की कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। सर है सर, सेकंड वाला वाला। बैलेंस्ड है, ओके। बाकी सब लोग भी बताओ, बैलेंस लग रहा है नहीं लग रहा है। सुब्रांशु को तो लग रहा है, कि प्रेरणा को भी लग रहा है, मधुसूदन को भी लग रहा है। कार्तिक बैलेंस्ड है, ठीक है। पारस, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बैलेंस्ड है ये। ये आ गया हमारा पेंडिंग है, ये पेंडिंग है क्लोज होना। ये आया और ये क्लोज हो गया, इसको कट कर दो। ये नया आया, ये भी क्लोज हो गया, इसको कट कर दो। ये क्लोज हो गया तो ये पेंडिंग जो था ये भी क्लोज हो गया। ये क्लोज हुआ तो ये भी कट हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट तो ये वाली साइड बैलेंस्ड हो गई। ये आया, ये आया, ये आया तो कट हो गया, ये आया तो कट हो गया। अब जैसा मैंने किया है ये चीज हम लोग करेंगे, इसमें हमारा कौन साथ देगा, स्टैक साथ देगा। हम लोग क्या करेंगे, जो भी ओपन है उसको हम लोग लेके चलेंगे साथ में कि ये अभी क्लोज होने बाकी है, और जो जो क्लोज होते जाएंगे उसको हम लोग कट करते जाएंगे। ये प्रोसीजर हम लोग करेंगे कैसे, एक बार देख लेते हैं। चलो यहाँ देख लेते हैं। पहले इसको थ्योरेटिकली देखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो कोई स्ट्रिंग लेते हैं एज सैंपल। ठीक है, सही है, हाँ। अब एक स्टैक लेंगे हम लोग, ये हमारी इनपुट स्ट्रिंग है, हमें बताना है ये बैलेंस है या नहीं है। हम एक स्टैक लेंगे यहाँ पे, स्टैक ऑफ कैरेक्टर्स लेंगे, ये हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो हम इसको ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे। ये क्या आया, ये एक आया ओपनिंग ब्रैकेट, है ना। ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट हम लोग स्टैक में डालेंगे, और ओपनिंग ब्रैकेट स्टैक में डाल दो, एक और ओपनिंग ब्रैकेट स्टैक में डाल दो। अब आया क्लोजिंग ब्रैकेट। अब आपको देखना क्या है, स्टैक के टॉप पर इसका पार्टनर होना चाहिए, मतलब इसका काउंटर पार्ट होना ही होना चाहिए। क्लोजिंग ब्रैकेट का काउंटर पार्ट है ओपनिंग ब्रैकेट, सेम टाइप का। अब ये सर्कुलर है तो सर्कुलर ही ब्रैकेट यहाँ पे आपको अवेलेबल होना चाहिए। अगर है तो इसको स्टैक से निकाल दो, उसका क्या मतलब हुआ, ये आपस में कट गए। अगर नहीं होता, ठीक है, कोई और ओपनिंग ब्रैकेट नहीं चलेगा। ठीक है मधुसूदन, वो भी मैं अभी आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आपको चाहिए एग्जैक्ट सेम पेयर, तभी चलेगा ये। तो इसको निकाल दिया आपने, अगला क्या आया, एक और ओपनिंग ब्रैकेट, एक और ओपनिंग ब्रैकेट आ गया। अब एक क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया। क्लोजिंग ब्रैकेट कैसा है, स्क्वायर टाइप का। यहाँ पर स्क्वायर ओपनिंग ब्रैकेट है, काट दो, तो ये दोनों कट गए। अब यहाँ आया क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। क्या ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट है स्टैक के टॉप पे, हाँ। उसको कट कर दो, निकाल दो उसको बाहर, ये आपस में कट हो गए। अब आया क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, क्या स्टैक के टॉप पे ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, हाँ ये रहा। इसको आपस में कट कर दो। इतना तो बैलेंस हो गया है, आगे देखते हैं।
ओपनिंग ब्रैकेट आ गया, ओपनिंग डाल दो, ओपनिंग ब्रैकेट, फिर से ओपनिंग ब्रैकेट, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट। ये कर्ली ब्रेसेस है और क्लोजिंग है, तो टॉप पे देखो ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस है, इसको कट कर दो, इसका मतलब ये आपस में कट हो गए। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, टॉप पे क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको आपस में कट कर दो। क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट, ठीक है, टॉप पे क्या है, ओपनिंग सर्कुलर ब्रैकेट, इनको आपस में कट कर दो, फिर से क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट को भी आपस में कट कर दो। एंड में अगर आपका पूरा स्टैक खाली हो जाता है और बीच में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है ब्रैकेट्स को आपस में कट करने में, तो आप कह सकते हो कि ये बैलेंस्ड है, अदरवाइज ये बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका कोड हम लोग बनाएंगे कैसे, इसके बाद हम लोग थोड़ा पोस्टफिक्स प्रीफिक्स में भी देख लेंगे कि वो कैसे करते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक हमें इसका सिग्नेचर देख लेते हैं कैसा है, रिटर्न क्या करना है। तो रिटर्न इसमें बूलियन वैल्यू करनी है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। इसका नाम है बैलेंस्ड पैरेंथेसिस, और इसमें हमें दी गई है एक स्ट्रिंग। ठीक है, अब इस स्ट्रिंग के साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रैवर्स करेंगे और जो अभी हमने देखा था वही चीज रिपीट करेंगे। तो एक स्टैक बनाना पड़ेगा, कैरेक्टर स्टैक। तो ये हो गया हमारा एक कैरेक्टर स्टैक। अब इस स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करते हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग को हम लोग अभी ट्रैवर्स कर रहे हैं, और हम क्या करेंगे देखेंगे। तो एक कैरेक्टर ले लेते हैं, इसमें से निकाल लेते हैं स्ट्रिंग में से। अब हम चेक करेंगे ये एक ओपनिंग ब्रैकेट है या क्लोजिंग ब्रैकेट है। उसके लिए हम स्विच केस लगा लेते हैं। ये स्विच करेगा कैरेक्टर पे। अब इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो सिर्फ यही 6 हो सकते हैं। ठीक है, ये 6 कैरेक्टर्स ही हो सकते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इनपुट में यही 6 कैरेक्टर्स आएंगे। तो या तो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट रहेंगे स्क्वायर सर्कुलर, नहीं तो कर्ली। तो पहला केस बनाते हैं कि हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आया सर्कुलर। इस केस में क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी है, या फिर ये हमारा सर्कुलर ओपनिंग ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है, तो यहीं से रिटर्न करेंगे फॉल्स। स्टैक एम्प्टी, अगर स्टैक एम्प्टी है, या फिर ये जो हमारा जो सबसे ऊपर एक एलिमेंट निकल के आया वो ओपनिंग सर्कुलर ब्रैकेट नहीं है, तो सीधा हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको कि हम क्या कर रहे हैं, इसी को बस 2-3 बार नीचे लिख देंगे। अभी हमने सर्कुलर सर्कुलर ब्रैकेट के लिए लिखा है, कर्ली के लिए लिख देंगे, फिर स्क्वायर के लिए लिख देंगे, ज्यादा बचा नहीं है। क्लियर हुआ सबको? यस और नो? यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन?
कि कार्तिक को क्लियर है, बहुत कम लोग को क्लियर हो रहा है क्या? सब लोग बताओ जिस जिसको क्लियर है। ब्रांचो को क्लियर है, मधुसूदन, राजन, पारस, सुहेल, ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा केस क्या बना सकते हैं, इसको ब्रेक कर लो। दूसरा केस बना सकते हैं स्क्वायर का। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसको बाद में लिखते हैं और इसको पहले लिखते हैं तो कोई फर्क तो नहीं आएगा, कोई डिफरेंस तो नहीं होगा इससे, या होगा? सर होगा, होगा ना, अगर एम्प्टी होगा तो पॉप नहीं हो पाएगा ना उससे। हाँ, वेरी गुड। अगर हम इसको उल्टा लिख देंगे तो आपका एरर आ सकता है। क्यों? क्योंकि हम पहले पॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर स्टैक एम्प्टी है तो पॉप नहीं हो सकता है। अब आप कहोगे एम्प्टी चेक करने के बाद भी अगर ये आपका फॉल्स आया तब भी तो पॉप करने की कोशिश करेगा। तो शॉर्ट सर्किटिंग का कॉन्सेप्ट होता है, अगर और है और कोई भी एक, मतलब पहला एक्सप्रेशन ट्रू है तो दूसरा एक्सप्रेशन चेक नहीं होता, इवैल्यूएट ही नहीं होता है। तो इसलिए सिर्फ अगर एम्प्टी है तो पहला ही एक्सप्रेशन चेक होगा और वो अंदर आ जाएगा इफ कंडीशन के और रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो वहां पे एरर आपका नहीं आएगा। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है, इस तरीके का कोड लिखने में थोड़ी सी भी परेशानी है, तो दो अलग अलग इफ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेस्टेड इफ लगा लो एक के अंदर एक, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत छोटे मोटे कॉन्सेप्ट के पीछे। अगर इसमें दिक्कत आती है तो एक के अंदर एक नेस्टेड इफ लगा लो, कोई भी इशू नहीं आएगा, एकदम सेम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है या फिर स्टैक के ऊपर जो कैरेक्टर है वो इसका ओपनिंग ब्रेसेस नहीं है, करेक्ट ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है, तो भी हम लोग रिटर्न फॉल्स करेंगे। ब्रेक लगा देते हैं यहाँ पे। फिर तीसरा केस हमारा कर्ली ब्रेसेस का है। सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, रिटर्न फॉल्स करना है यहाँ पे आपको और ब्रेक करना है। अब एक तीसरा आ गया डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट केस मतलब कोई भी क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है, ओपनिंग ब्रैकेट है। ओपनिंग ब्रैकेट के लिए आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है, देखो सिंपल सा है। डिफॉल्ट केस के अंदर आपको सिर्फ पुश कर देना है, कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट आए इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको स्टैक में उसे पुश कर देना है। कैरेक्टर का नाम क्या है हमारे? सी एच। तो अंदर आप पुश क्या करोगे, जो कैरेक्टर है उसको अंदर पुश कर दोगे स्टैक के, एंड दैट्स इट। यहाँ पे हमारा स्विच केस बंद हो जाएगा। फॉर लूप को बंद कर देंगे। अब फॉर लूप के बाहर आके चेक क्या करेंगे, हमारा स्टैक होना चाहिए एम्प्टी। अगर नहीं है तो फॉल्स, अगर है तो ट्रू। अगर स्टैक एम्प्टी है, नहीं तो फॉल्स। ये हमारा कोड हो गया बैलेंस्ड पैरेंथेसिस का, जहां पे तीन टाइप के पैरेंथेसिस आपको मिलेंगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो यस लिख के मेरे को बताओ कि ये पूरा कोड क्लियर है। नहीं हुआ तो पूछ लो।
ये प्रेरणा वेरी गुड, मधुसूदन वेरी गुड। सब लोग बताओ जिस जिसको क्लियर हो गया, नहीं हो गया। ब्रैकेट के बीच में वैल्यूज हो तो उसको इग्नोर कर दो, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज होने से कोई फर्क पड़ता नहीं। पैरेंथेसिस पे पैरेंथेसिस उसी तरीके से लगेंगे जैसे लगते हैं। अगर बैलेंस पैरेंथेसिस ही चेक करना है तो वैल्यूज को आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो। क्या वैल्यूज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, स्विच से पहले चेक कर लो, अगर वो अ, इन 6 कैरेक्टर्स में से कुछ भी नहीं है तो कंटिन्यू कर दो, ठीक है। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। बैलेंस पैरेंथेसिस वाला क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब देख लेते हैं ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन होता क्या है और इसमें स्टैक काम आता कहाँ है। ठीक है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन देख लेते हैं एक बार। देखो, अभी जैसे हम नॉर्मली कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हम बॉड मास का यूज करते हैं, ठीक है। अब बॉड मास हमारा कंप्यूटर भी यूज करता है जब वो कैलकुलेशन करता है ना, क्योंकि आंसर तो सेम आना चाहिए, तभी तो कोई फायदा है कंप्यूटर को यूज करने का। लेकिन कंप्यूटर में ये कोड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो, अगर मैं आपको एक ऐसा नंबर दूं, मतलब ऐसा एक एक्सप्रेशन दूं सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ये तो ज्यादा डिफिकल्ट हुआ भी नहीं। आप यहाँ पर आओगे, फिर आप देखोगे प्लस है, फिर आप देखोगे 3 है, लेकिन आपको फिर जाना पड़ेगा मल्टीप्लाई पे। अब क्या देखोगे, यहाँ पे ब्रैकेट आ गया तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, ये हो गया 5। 8 - 3 5 होता है। अब आपको फिर चेक करना पड़ेगा, आप मल्टीप्लाई पे आओगे, 3 × 5 15 होता है, +2 करना होगा और +5 करना होगा। तो ये आगे पीछे जाने वाला तरीका जो है, इसमें आपका बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि बहुत बहुत आगे जाना पड़ सकता है। ये तो मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया है, थोड़ा सा लंबा ले लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। 1 2 3 4 5। अब देखो, इसमें आपको बहुत बार आगे पीछे जाना पड़ेगा। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, और इस तरीके से ही आप आगे बढ़ सकते हो। ये तो मैंने अभी फिर एक ही टाइप का ब्रैकेट लिया है, ब्रैकेट भी 3 4 तरह के आप लगा सकते हो। तो इससे क्या प्रॉब्लम आ जाती है, इससे आपको बहुत आगे पीछे एक्सप्रेशन में जाना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए, और इसका कोड लिखना बहुत ज्यादा आपको टफ पड़ जाएगा। तो कंप्यूटर को सॉल्व करना भी टफ पड़ जाएगा। तो इसी को इजी करने के लिए एक नई चीज निकली, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में देखो, सिंपल सिंपल अगर आपको बताऊं, 2 + 3 इन फिक्स, ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेटर मतलब इन फिक्स, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, ऑपरेंड ऑपरेटर ऑपरेंड। अब इसके बाद आया हमारा पोस्ट फिक्स। ऑपरेंड ऑपरेंड ऑपरेटर। अब जब हम इन फिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हैं, तो ब्रैकेट्स का ऑलरेडी हम लोग ध्यान रख लेते हैं। ब्रैकेट्स नहीं होते पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में, तो आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल इसका भी मैं आपको दे देता हूं, जैसे अगर हम 2 + 3 × 8 + 5, इस तरीके का क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें, इसको अगर हम पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो कैसा बनेगा, 8 5 + 3
मल्टीप्लाई 2 प्लस, इस तरीके का आपका क्वेश्चन मतलब इक्वेशन बन जाएगी। इसमें आपको ब्रैकेट का ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, बड़ा ही आसान है। 8 ले लिया आपने, 5 ले लिया आपने, प्लस आ गया, दोनों को प्लस कर दो, क्या बन गया, 8 + 5 13। तो आपके पास 13 बच गया। 3 आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, 39 बच गया। 2 आ गया, ठीक है, प्लस आ गया, प्लस कर दो, 41 बन गया। इसमें आपको कहीं भी आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक लाइन से आप चले और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको याद हो, आपने ट्यूरिंग मशीन वगैरह किया होगा, और उसमें एक टेप के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करते हैं मेमोरी को, ये चीज याद है। अभी तो हमारे पास हार्ड डिस्क आ गई है, लेकिन हार्ड डिस्क भी टेप की तरह ही काम करती है। एक लाइन में उसको इमेजिन कर सकते हैं कि सारी मेमोरी एक लीनियर तरीके से स्टोर्ड है। ट्यूरिंग मशीन याद है सबको? ओके, सब लोग बताओ। थोड़ी थोड़ी, ठीक है। अच्छा, इतना याद है कि मेमोरी को एक टेप की तरह यूज करते थे, रिप्रेजेंट करते थे कि एक टेप है, उसमें हम आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, ऐसे करते थे। हाँ? तो देखो, अगर हम ब्रैकेट्स के चक्कर में आगे पीछे जाएंगे तो मूवमेंट में हमारा सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, दूसरा कोड करना बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ पे आप देखो, हम लोग एक तरफ से चल रहे हैं और एक तरफ से हम एंड तक आए, तो हमारे पास आंसर भी आ गया। इसमें कोई ब्रैकेट का झंझट भी नहीं है, कोई और इशू भी आपके पास नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कि एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व करते कैसे हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इवैल्यूएट करना है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको इवैल्यूएट करना है। इसमें आपका स्टैक काम आएगा, कैसे काम आएगा अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है, सारे ऑपरेंड्स सिंगल डिजिट के हैं। ठीक है, ये कंडीशन दी हुई है, सारे ऑपरेंड सिंगल डिजिट के ही हैं आपके पास, और आपको बताना है, एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करके देना है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। इसी स्ट्रिंग को ले लेते हैं, 8 5 प्लस 3 इंटू 2 प्लस। ठीक है, इसको करते हैं इवैल्यूएट। देखो, थ्योरेटिकली देख लेते हैं करेंगे कैसे, उसके बाद कर लेंगे। एक बनाएंगे हम लोग स्टैक। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टैक। इसमें क्या डालेंगे, पहला कैरेक्टर है 8, इस कैरेक्टर को बनाएंगे इंटीजर और इसमें डाल देंगे। स्टैक हमारा इंटीजर स्टैक होगा। फिर आया 5, 5 डाल देंगे। फिर आया प्लस, कोई भी ऑपरेटर आएगा, ठीक है, कोई भी ऑपरेटर आएगा, दो ऑपरेंड्स निकालेंगे स्टैक में से, ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन और उसको वापस डाल देंगे। कैसे करेंगे, 5 निकलेगा, एक एक 8 निकलेगा, आपस में इसको प्लस करेंगे, बनेगा 13, 13 को वापस अंदर डाल देंगे। ठीक है, फिर हो गया, 5 और 8 को भूल जाएंगे, अब हमारा 13 बन चुका है। नेक्स्ट आएगा 3, 3 को स्टैक में डाल देंगे, फिर मल्टीप्लाई, तो दो ऑपरेंड्स निकालेंगे, 13 और 3, मल्टीप्लाई आया है तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 39, 39 को अंदर डाल देंगे स्टैक के। फिर आएगा 2, 2 डाल दो। फिर आएगा प्लस, दो ऑपरेंड्स निकालेंगे, ऐड करेंगे और वापस डाल देंगे। जब एक्सप्रेशन खत्म होगा तो स्टैक का साइज 1 हो जाएगा, और आपके पास जो नंबर बचा हुआ होगा स्टैक में, वो होगा आपका आंसर। अब देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। सबको थ्योरी समझ में आ गई कि करना कैसे है इसको एक्चुअली? यस और नो, थ्योरी समझ में आ गई, स्टैक बनाना कैसे है, उसके अंदर नंबर्स कैसे डालने हैं और आंसर तक हम लोग कैसे पहुंच रहे हैं। वेरी गुड सुब्रांशु, मधुसूदन, वेरी गुड। सब लोग बताओ जिस जिसको समझ में आ गया थ्योरी इसका।
कि वेरी गुड प्राची, शिवानी वेरी गुड, दीक्षांत गुड, कार्तिक वेरी गुड। ठीक है, तो एक चीज थी जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, वो थोड़ी सी डेंजरस रहेगी। डेंजरस क्यों रहेगी मैं आपको भी बता देता हूँ। नोटिस मैं ये कर रहा हूँ, जैसे जैसे टॉपिक्स थोड़े से मुश्किल होते जा रहे हैं, स्टूडेंट्स का जो स्ट्रेंथ है क्लास में वो थोड़ा सा गिरता जा रहा है। अगर आपको डाउट्स है आप डाउट्स पूछो, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। अपने फ्रेंड से पूछो, ग्रुप पे पूछो, कहीं भी पूछो, अपने डाउट्स क्लियर कर लो। ऐसा नहीं है कि मुश्किल है तो कोई स्टूडेंट है वो नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पे तो वही स्टूडेंट्स हैं जो आ रहे हैं। अगर आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आना बंद कर दिया है तो आप उनको बोलो कि वो भी आए क्लास में। ठीक है, क्लास ना लगाना सोल्यूशन नहीं है, बहुत ही टेम्पररी सा सोल्यूशन है। 10 दिन की आपको खुशी मिल सकती है, 10 दिन आप मजे कर सकते हो क्लास ना लगा के। लेकिन और इस महीने, कौन सा महीना चल रहा है हमारा, अगस्त हमारा चल रहा है। ठीक है, 16 अगस्त हो चुकी है। 31 अगस्त के बाद अ, थोड़ी सी कंपनीज हमारी सितंबर में आ जाएंगी। बस उसके बाद इसी कॉलेज का नहीं, सभी कॉलेज का प्लेसमेंट ठंडा हो जाता है। तो 1-2 महीने मेहनत कर लो और कोई ना कोई प्लेसमेंट ले लो, वरना रह जाने के चांसेस आपके बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं स्टैक के साथ और इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका पहले सिग्नेचर बना लेते हैं। हमें रिटर्न क्या करना है, एक इंटीजर जो कि हमारा आंसर होगा, और इसका नाम है पोस्टफिक्स। इसके अंदर हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसको हमें इवैल्यूएट करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक स्टैक बना लेंगे। ठीक है, तो हमारा एक इंटीजर स्टैक बन गया है। अब इस स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, अब स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करते हुए हम लोग स्विच केस लगा लेते हैं। स्विच केस की जगह इफ एल्स ही लगा लेते हैं। एक कैरेक्टर निकाल लो इसमें से। एक कैरेक्टर हमने इसमें से निकाल लिया है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये एक डिजिट है। क्या ये 0 और 9 के बीच में है। अगर ऐसा है, ये एक डिजिट है, तो क्या करना है हमको, इसको स्टैक के अंदर डाल देना है। लेकिन कैरेक्टर तो डल नहीं सकता, तो पहले इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 0 माइनस करेंगे इसमें से तो ये एक इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे किसी कैरेक्टर में से जब ए माइनस करते थे तो वो भी 0 बन जाता था या 1 बन जाता था, नंबर्स आ जाते थे। ए की जगह 0, बी की जगह 1, सी की जगह 2 एंड सो ऑन। इसी तरीके से जो 0 कैरेक्टर है उसमें से 0 हटाएंगे तो 0 बन जाएगा। 1 में से 0 हटाएंगे, 1 बन जाएगा। 2 में से 0 हटाएंगे, 2 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी एस, जो एस का कैरेक्टर्स हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। मान लो इसका है 10, या फिर इसका कुछ भी मान लेते हैं, 200 है इसका 0 का, तो 1 का 201 होगा, 2 का 202 होगा। तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, एंड सो ऑन 9 तक। ठीक है, इसलिए हम लोग जब -0 करेंगे, 0 कैरेक्टर करेंगे, तो कैरेक्टर -0 कैरेक्टर आपको नंबर निकल के, डिजिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। वो हमने डाल देनी है स्टैक के अंदर। अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो मतलब कैसा है,
आपको एक ऑपरेंड ही मिलेगा, अगर ऑपरेटर नहीं मिलेगा तो ऑपरेंड मिलेगा। ऑपरेंड अब हमारे होते हैं 4, वहां पे स्विच लगा लेते हैं। केस हो गया हमारा प्लस। प्लस है तो क्या करना है, दो नंबर्स को निकालना है, उनको आपस में ऐड करना है और वापस स्टैक में पुश करना है। दो नंबर्स को हमने पॉप किया और वापस स्टैक में पुश कर दिया ऐड करके। ठीक है, अगला केस है हमारा माइनस बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमें करना है 8 - 5, तो इसको हम लिखेंगे 8 5 जब स्टैक में डालेंगे पहले डालेंगे 8, फिर डालेंगे 5, फिर आएगा माइनस, पहले निकल के आएगा 5, फिर निकल के आएगा 8 और हम कैलकुलेट कर लेंगे 5 - 8। हमें करना था 8 - 5 और हो गया 5 - 8। इसी तरीके से डिवीजन में भी प्रॉब्लम आएगी। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन बी इज नॉट इक्वल टू बी अपॉन ए। तो क्या करना है सब्ट्रैक्शन के लिए, क्योंकि उल्टा सब्ट्रैक्ट हो गया इसमें हमारा, कुछ नहीं करना है, इसको माइनस करना है, इसको प्लस करना है, सीधा सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको हमने उल्टा क्यों किया है इसको? यस और नो, जल्दी जल्दी बताओ सब लोग। क्लियर हुआ नहीं हुआ? प्लस जीरो कर देते, प्लस जीरो करने से क्या होगा, मतलब 8 - 5 की जगह 5 - 8 करके प्लस जीरो कर देंगे तो क्या होगा? मधुसूदन प्लस जीरो कहाँ करेंगे? +3 हो जाएगा। +3 हो जाएगा, कैसे +3 हो जाएगा? 5 - 8 प्लस जीरो +3 थोड़ी होता है, -3 प्लस जीरो तो -3 ही होता है। ग्रेटर का साइन आता है प्लस जीरो करने से। शुभ्रांशु हाँ -1 प्लस, हाँ शुभ्रांशु यही करेंगे, यही हमने करा है। जो पहला नंबर है उसे -1 से मल्टीप्लाई करा है, माइनस, और दूसरे को प्लस कर दिया है। अ, मधुसूदन या तो मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, या तो कोई कंफ्यूजन हो रही है। -3 प्लस जीरो करने से +3 कैसे आएगा आपका? ठीक है, प्लस जीरो करने से यहाँ पे, ठीक है, ओके, तो प्लस जीरो करने से वो नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। माइनस देख लिया हमने, दो बच गए मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर मल्टीप्लाई है तो देख लेते हैं। ठीक है, और आखिरी केस क्या रह गया, अगर हमारे पास डिवाइड आ गया। अब डिवाइड में देखो यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम डिवाइड में भी आएगी। आपको करना होगा 8/5 और आप कर जाओगे 5/8।
कैसे? पहले जाएगा, इसको क्या बनेगा, 8 5 डिवाइड, पहले जाएगा 8, फिर जाएगा 5, फिर डिवाइड आएगा, अब 5/8 कैलकुलेट कर लोगे। अब ये ना करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, से ये ना हो क्या करना पड़ेगा, देखो क्या करेंगे। 1/st.pop इंटू st.pop, इससे क्या होगा, पहला नंबर जो निकल के आएगा जो कि 5 होगा, 1/5 लिख लेंगे इसको, मल्टीप्लाइड बाय दूसरा नंबर जो कि 8 होगा। सो दिस इज इक्वल टू 8/5 ओनली। ठीक है, इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। वो जीरो से ऐड करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिवाइड। ठीक है, अब इस डिवीजन में प्रॉब्लम क्या आएगी, देखो इंटीजर डिवीजन हम लोग कर रहे हैं और इसमें डिफरेंस आ जाता है। कैसे आ जाता है मैं आपको बताता हूँ। 8/5 हमारा आना चाहिए 1, 1/5 इंटू 8 क्या आएगा, पहले ये वैल्यूएट होगा जो कि 0 होगा, इंटू 8 करके आपका 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नहीं चलेगा काम यहाँ पे इस तरीके से, इसलिए आपको इसको अलग अलग से ही करना पड़ेगा। सबको समझ में आ गया क्यों काम नहीं चलेगा 1/5 इंटू 8 करके? ये चीज क्लियर हुई सबको? यस और नो, क्लियर हुई? क्या शुभ्रांशु को हो गई, मधुसूदन को हो गई, कार्तिक को हो गई, प्रेरणा, गुड। बाकी किसी को क्लियर नहीं हुई? नहीं हुई तो नो लिख दो, फिर से बता दूंगा। सही, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। करेंगे कैसे इसको सॉल्व, इसमें आपको दो नंबर्स लेने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। उसको हटाओ इस पूरे को। ब्रेक डालना हम लोग भूल गए हैं, केसेस के बाद ब्रेक भी डाल लेते हैं अभी। डिवाइड करते हुए आपको दो नंबर्स लेने ही पड़ेंगे। ए और बी आपने ले लिया, अब क्या करोगे आप, b/a कैलकुलेट करोगे और उसको पुश कर दोगे। दैट्स इट, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ हो गया। वहां पे आपके इंटीजर्स आ गए। इस स्विच केस को बंद कर दो और पूरे फॉर लूप को बंद कर दो। जब पूरी चीज बंद हो जाएगी, मतलब जब पूरी चीज आइटरेट कर लेगी, आपके पास एक नंबर बच जाएगा स्टैक के अंदर जैसे हमने पहले देखा था, और वही होगा आपका आंसर। तो आपको रिटर्न क्या करना है, आखिरी वैल्यू पॉप करके स्टैक से, एंड दैट्स इट। फंक्शन को कर देते हैं बंद और ये हो गया कंप्लीट। अब मेरे को बता दो किस किस को ये पूरा कंप्लीट समझ में आ गया है, कोड के साथ, लॉजिक के साथ, क्या क्या हमने किया, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे कैसे हर एक को हैंडल किया, ये पूरी चीज किसको को समझ में आ गई है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन होते क्या है ये भी। मधुसूदन वेरी गुड, बाकी सब लोग भी बताओ जिसको ये पूरा पूरा समझ में आ गया है। कि सुहेल को आ गया, शुभ्रांशु को आ गया, कि कार्तिक को आ गया, वेरी गुड। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो ये है, ठीक है, चेक करना है कि एक गिवन सम के साथ आपका कोई पेयर अवेलेबल है एक स्ट्रिंग के, मतलब एक एरे के अंदर या नहीं है। इसके एक बार सिग्नेचर देख लेते हैं। रिटर्न करना है आपको बूलियन, मतलब ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है। और एक इंटीजर दिया जाएगा s, जो गिवन सम है, और एक एरे दिया जाएगा। इस तरीके का आपका फंक्शन का सिग्नेचर है। तो देखते हैं कि इसके साथ आपको बताना ये है कि जो s है, ऐसा कोई पेयर एग्जिस्ट करता है जिसकी वैल्यू s के बराबर है या नहीं एग्जिस्ट करता। देखते हैं ये कैसे करेंगे। एक तो सिंपल सा ब्रूट फोर्स तरीका है हमारे पास, सारे पेयर्स चेक कर लो, किसी की भी वैल्यू s के बराबर है या नहीं। पहले वही कोड करके देख लेते हैं, फिर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन arr डॉट लेंथ i प्लस प्लस। फिर लगाएंगे एक और फॉर लूप, इंट j इक्वल टू 0, या फिर j को हम शुरू करते हैं i प्लस 1 से, j लेस देन arr डॉट लेंथ j प्लस प्लस। अब अगर एरे ऑफ i प्लस एरे ऑफ j बराबर है s के, मतलब एक ऐसा, एक ना एक तो जरूर ऐसा पेयर है जिसका सम s के बराबर है, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। अगर पूरे दोनों फॉर लूप हमारे खत्म हो गए और कोई ऐसा नंबर नहीं मिला जिसका सम, मतलब ऐसा कोई पेयर नहीं मिला जिसका सम s के बराबर हो, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। मतलब बहुत ही सिंपल लॉजिक हमने इसमें लगाया है। लॉजिक कुछ खास लगाया ही नहीं है बेसिकली। सारे पेयर्स हमने चेक कर लिए हैं, कोई भी पेयर अगर s के बराबर सम रखता है तो हमने ट्रू रिटर्न कर दिया, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर दिया है। इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। ये अंदर वाली टर्म्स कितनी बार एग्जीक्यूट होंगी। पहली बार होंगी अगर लेंथ है हमारा n। कोई डाउट किसी को? नहीं, ओके। तो ये जो है पहली बार n बार एग्जीक्यूट होंगी। दूसरी बार क्योंकि ये i प्लस 1 से स्टार्ट हो रहा है, n माइनस 1 बार एग्जीक्यूट होंगी, n माइनस 2 बार, इसी तरीके से चलेगा 1 तक। अब सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स बन गया है ये, n प्लस 1 बाय 2, जो होता है हमारा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है, कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी हमने यूज नहीं करी है। ठीक है, ये अप्रोच पूरी क्लियर हो गई, तो यस लिख के एक बार बता दो कि क्लियर हो गई। ओके, शुभ्रांशु को क्लियर हो गई, बाकी सब लोग बताओ क्लियर हुई या नहीं हुई। सुहेल को क्लियर हो गई, मधुसूदन को क्लियर हो गई, वेरी गुड। प्रेरणा को क्लियर हो गई, ठीक है, गुड।
तो अभी अभी हमें क्या करना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी है, चाहे हम लोग थोड़ा स्पेस एक्स्ट्रा यूज कर लें। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें एक हैश सेट की मदद लेनी है। अब देखो दो नंबर्स हैं जिनका सम कोई पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर है, तो उसको एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम ढूंढ रहे हैं a प्लस बी इक्वल टू एस, तो हम b जो हम ढूंढ रहे हैं दैट इज इक्वल टू s माइनस ए। ठीक है, तो इसी चीज का यूज करके हम लोग एक नया सोल्यूशन बनाएंगे इसका, जो O ऑफ n में चल जाएगा। कैसे बनाएंगे देखो, थियोरेटिकली आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको कोड कर लेंगे। ये हो गया हमारा एक एरे। हमें सम चाहिए लेट्स से 12। ठीक है, 12 सम हमें चाहिए, क्या ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। पहले हम लोग आएंगे, पहले हम एक बार आइटरेट करेंगे एरे को। ये रहा हमारा हैश सेट। ठीक है, हैश मैप नहीं है, हैश सेट है 1। क्या चेक करेंगे, सम हमें 12 चाहिए, 12 माइनस 1 मतलब 11। क्या 11 एग्जिस्ट करता है हैश सेट के अंदर? नहीं, अभी तो हैश सेट खैर खाली ही है, लेकिन 11 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस 1 को हैश सेट में डाल दो और आगे बढ़ जाओ। 3, 12 माइनस 3 मतलब 9। क्या 9 एग्जिस्ट करता है हैश सेट में? नहीं, तो 3 को इसमें डाल दो, आगे बढ़ जाओ। 5, 12 माइनस 5 मतलब 7। क्या 7 एग्जिस्ट करता है हैश सेट में? नहीं, तो 5 को इसमें डाल दो। नेक्स्ट 8, 12 माइनस 8 मतलब 4। क्या 4 एग्जिस्ट करता है इसमें? नहीं करता, तो 8 को इसमें डाल दो। 2, 12 माइनस 2 मतलब 10। क्या 10 एग्जिस्ट करता है? नहीं, तो 2 डाल दो। 4, 12 माइनस 4 मतलब 8। क्या 8 एग्जिस्ट करता है इस हैश सेट में? हाँ, ये रहा 8। तो देखो ये 4 और ये 8 मिलके 12 सम बना रहे हैं। तो हमें पता लग गया जब हम इस 4 पे आए, तो उसका जो काउंटर पार्ट है मतलब 8 वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे ट्रू और क्वेश्चन को कर देंगे बंद। अगर हम एंड तक पहुंच जाते हैं एरे के और हमें ऐसा पेयर नहीं मिल पाता है, तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। दैट्स इट। अप्रोच सबको समझ में आई, क्या रखेंगे हम? पूरी अप्रोच समझ में आ गई? कोड तो बहुत छोटा सा है, वो तो अभी हम लिख ही लेंगे। अप्रोच समझ में आ गई या नहीं आई, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार यस या नो लिख के मेरे को बता दो, अप्रोच समझ में आई या नहीं आई। प्रेरणा वेरी गुड, शुभ्रांशु वेरी गुड, शिवानी वेरी गुड, प्रीति गुड, कार्तिक गुड, मधुसूदन गुड। ठीक है, राजन वेरी गुड। ठीक है, तो अप्रोच अब समझ में आई गई है, तो इसकी स्पेस और टाइम दोनों कॉम्प्लेक्सिटीज एक बार मेरे को लिख के भेज दो, जल्दी जल्दी भेजो। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, शुभ्रांशु कह रहा है स्पेस और टाइम ओ ऑफ एन ही लगेंगे। ओ ऑफ एन, मधुसूदन के भी ओ ऑफ एन ही लग रहे हैं। बाकी सब प्रेरणा ओ ऑफ एन है दोनों, ठीक है। तो देखो हम लोग एक ही बार एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो ओ ऑफ एन हो गया हमारा टाइम, और एक ये हैश मैप यूज कर रहे हैं इसलिए ओ ऑफ एन हो गया स्पेस। तो देखो हमने फिर भी ये नहीं है कि दोनों चीजें इम्प्रूव करी हैं। पिछले सोल्यूशन के अंदर ओ ऑफ वन स्पेस था, हमने स्पेस सैक्रिफाइस करके टाइम बचा लिया। ठीक है, और जैसा मैंने आपको कहा था, जब तक हम लोग इस फेज में हैं जब हमें जॉब चाहिए, कंपेटिटिव कोडिंग करनी है, कोडिंग राउंड्स क्लियर करने हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे नजर रखो, उसको कम करने की कोशिश करो, स्पेस चल जाएगी। तो वो हमने ड्रास्टिकली कम कर दिया है, एन स्क्वायर से सीधा आ गए हैं एन पे। इसको एक बार कोड करने की कोशिश कर लेते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले सिग्नेचर लिख लेते हैं। हमें बूलियन देना था, गिवन सम एस और एरे।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा गिवन सम फंक्शन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक हैश सेट बना लेते हैं। ठीक है, अब हैश सेट में सारी वैल्यूज एरे को आइटरेट करते हुए चेक कर लेते हैं कि एस कोई पेयर बना रहा है या नहीं बना रहा। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे क्या वैल्यू कंटेन करनी चाहिए हैश सेट में, एस माइनस एरे ऑफ आई। अगर ये ऑलरेडी है, मतलब पेयर हमें मिल गया, रिटर्न कर दो ट्रू। अगर ये ऑलरेडी नहीं है हमारे हैश मैप के अंदर, हैश सेट में पुट कर दो एरे ऑफ आई। राइट, ये कर रहे थे हम। अगर उसका पेयर मिलता है तो रिटर्न कर दो ट्रू, नहीं मिलता है तो उस नंबर को हैश सेट में डाल दो। फॉर लूप खत्म हो जाएगा। अगर हम बाहर आ जाते हैं, इसका मतलब ये इफ स्टेटमेंट कभी भी ट्रू नहीं हुई, उसका मतलब ये है कि पेयर नहीं एग्जिस्ट करता। सिंपली रिटर्न कर देंगे फॉल्स, फंक्शन को कर देंगे बंद। ठीक है, कोड सबको क्लियर हो गया। डॉट ऐड, हाँ करेक्ट करेक्ट। तो पुट नहीं होगा, हैश सेट है तो ऐड होगा। हैश मैप में पुट होता है, वेरी गुड। इसको हटाओ, इसमें डालो ऐड। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया कोड। वेरी गुड वेरी गुड। लॉन्गेस्ट बाइनरी सब एरे इक्वल नंबर ऑफ जीरोस एंड वंस। मधुसूदन ये क्या है, लॉन्गेस्ट बाइनरी सब एरे इक्वल नंबर ऑफ जीरोस एंड वंस, क्वेश्चन है ये? ये आपका हेक्सा व्यू में आया था। मधुसूदन ये हेक्सा व्यू में आया था, ज्यादातर आता है। ठीक है, ये बता देता हूँ मैं आप लोग को कि ये कैसे सॉल्व करेंगे। एक फ्रेंड ने पूछा था, ओके चलो उसको समझा देना आप उसको भी। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट बाइनरी सब एरे वेयर देयर आर इक्वल नंबर्स ऑफ जीरोस एंड वंस। इसका मतलब पहले देख लेते हैं। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट सब एरे कौन सा है जहां नंबर ऑफ जीरोस और वंस बराबर है, देख लेते हैं। यहाँ पे बराबर है, एक दो तीन चार, एक दो दो, यहाँ तक बराबर है। आगे देख लेते हैं, ये भी एक सब एरे है जहाँ पे जीरोस और वन बराबर है। अब अगर यहाँ वन वन से शुरू करें, जीरो से,
ये भी एक सब एरे हो गया हमारा जहाँ वंस और जीरोस बराबर है। दो वंस हैं, दो जीरोस और नहीं दे सकते वहां। तो यही लॉन्गेस्ट है यहाँ पे ऐसा सब एरे जहाँ पे जीरोस और वंस बराबर है। ठीक है, बराबर मतलब नंबर काउंटिंग में बराबर होने चाहिए। हाँ, ये लीड कोड पे भी है क्वेश्चन, करेक्ट। तो ये काउंटिंग में बराबर होने चाहिए। देखो, एक दो तीन चार पाँच, पांच हमारे पास जीरोस हैं, एक दो तीन चार पाँच, पांच हमारे पास वंस है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बहुत ध्यान से देखना। नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ वंस अगर बराबर हुए किसी भी हमारे एरे सब एरे के अंदर, इसका मतलब अगर वो एन साइज का सब एरे है, उसका प्रीफिक्स सम क्या होगा, n/2। उस सब एरे का सम अगर निकालेंगे तो क्या होगा, n/2। करेक्ट, इतना क्लियर है। इतना समझ में आता है। अगर उसमें जीरोस और वंस बराबर हैं तो उसका जो सम आएगा सब एरे का वो आएगा n/2, अगर वो n साइज का है। ठीक है, वेरी गुड। एक तरीका जो बहुत सिंपल सा है वो देख लेते हैं पहले। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका प्रीफिक्स सम निकाल लो। ये हो गया हमारा प्रीफिक्स सम। तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ सेकेंड इंडेक्स से शुरू करनी है। जीरो कैसे हो गया, एक सेकेंड, वन ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, हमें यहाँ सेकेंड इंडेक्स से शुरू करना है और पहला एक आइटरेटर यहाँ रखना है, एक पॉइंटर यहाँ पे, एक पॉइंटर इसके पीछे से शुरू करना है और लास्ट तक जाना है। ठीक है, एन स्क्वायर अप्रोच बता रहा हूँ अभी आपको। अब आपको देखना है इसकी लेंथ क्या है इस सब एरे की, जो इन दोनों के बीच में है, वो है हमारी टू। टू लेंथ है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, मतलब यहाँ तो खत्म ही हो गया, तो ये तो बन ही रहा है टू साइज का। अभी आगे देखेंगे तो समझ में आएगा करना क्या है। फिर आपका ये वाला जो पॉइंटर है ये आगे बढ़ जाएगा, फिर आप शुरू करोगे यहाँ से। अब यहाँ से लेके यहाँ तक सम क्या है, प्रीफिक्स सम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं प्रीफिक्स सम से, इसके पिछले वाली वैल्यू माइनस करते हैं इससे, ऐसे ही निकालते हैं। अगर मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक का सम चाहिए तो कैसे निकालेंगे, इसकी पिछली वाली वैल्यू माइनस करेंगे इससे। टू माइनस वन मतलब वन, लेंथ है इसकी टू, तो सम आ रहा है n/2। तो ठीक है, टू लेंथ तो हमारी बन गई। फिर ये वाला पॉइंटर और पीछे लेके जाएंगे, टू माइनस जीरो मतलब टू, लेंथ है थ्री, लेंथ थ्री है, सम टू है, तो अपॉन टू का रिलेशनशिप नहीं बन पाया। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अभी अगले आइट्रेशन से ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। थ्री, हम यहाँ पर हैं, लेंथ है हमारी करंटली टू, थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन मतलब टू, तो हाफ का रेशो तो यहाँ नहीं बन पाया। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो दोनों वंस ही हैं। फिर ये वाला पॉइंटर पीछे जाएगा, थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन मतलब टू, और करंट लेंथ है थ्री, अभी भी आपका रेशो ठीक नहीं बन पाया। ये और पीछे जाएगा, थ्री माइनस जीरो मतलब थ्री, लेंथ है फोर, अभी भी हाफ का रेशो नहीं बन पाया। तो इससे आपका कोई भी शुरू होता हुआ सब एरे नहीं है जहां पे आपका इक्वल नंबर ऑफ जीरोस और वंस होंगे। फिर आप इसको आगे बढ़ाओगे, सॉरी इसको नीचे वाले को आगे बढ़ाओगे, थ्री आ गया, यहाँ पर आओगे, फिर से सम निकालो, थ्री माइनस टू मतलब वन, लेंथ है टू। तो ये देखो, ये आपका सब एरे जो है ये
बैलेंस्ड है। फिर से 2 लेंथ आ गई अभी तक की मैक्सिमम। फिर इसको पीछे लेके जाओगे, 3 - 1 मतलब 2, और लेंथ है 3। तो ये तो बैलेंस नहीं हुआ, और ऊपर भी आप देख सकते हो बैलेंस नहीं हो रहा है। और पीछे लेके जाओगे, 3 - 1 मतलब 2, और लेंथ है 4। ये आपका बैलेंस हो रहा है। ऊपर देखो, यहाँ पर भी बैलेंस हो रहा है। ठीक है, 4 लेंथ आपकी आ गई मैक्सिमम अभी तक की, जिसमें आपका बैलेंस्ड है। इसी तरीके से हर एक नंबर को कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। ये हो गया हमारा O ऑफ n स्क्वायर सोल्यूशन। इतना समझ में आया? आया? सुहेल को आ गया, बाकी सबको यस? ठीक है, ना आया? ठीक है, ओके, एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है। तो एक बार ड्राई रन करते हैं किसी भी आगे वाले नंबर से, यहाँ 5 से रिपीट करते हैं। यहाँ पे अभी इनकी जो लेंथ है वो है 2, ठीक है, जो कंसिडर्ड है सब एरे। और इनका सम क्या है? 5 - 3 मतलब 2। अभी हाफ का रेशो तो मेंटेन नहीं हुआ, हाफ का रेशो मेंटेन नहीं हुआ मतलब इक्वल नंबर ऑफ जीरोस एंड वंस नहीं है। ठीक है, कुछ और देखना पड़ेगा, नहीं है इक्वल नंबर ऑफ जीरोस एंड वंस। ये और पीछे आ गया। अब क्या सम हुआ यहाँ से यहाँ तक का? 5 - 3 मतलब 2, और लेंथ क्या है? 3। अभी भी जो रेशियो है वो मेंटेन नहीं हुआ हाफ का, कोई बात नहीं, और आगे जाके देखेंगे। अब क्या है? 5 - 3 मतलब 2, और लेंथ क्या है? 4। अब मेंटेन हो गया हाफ का रेशियो। तो आप ऊपर भी देख सकते हो, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, इस जगह से लेके इस जगह तक जो एरे है, सब एरे है, वो इक्वल नंबर ऑफ जीरोस और वंस है उसके अंदर। और पीछे जाएंगे कि कहीं और लंबा ना मिल जाए। अब क्या है? 5 - 3 मतलब 2, और इसकी लेंथ क्या हो गई? अब 4 से बढ़ के हो गई 5। फिर से आपका अपॉन 2 का रेशियो नहीं मेंटेन हो पाया, हाफ का रेशियो मेंटेन नहीं हो रहा है। और आगे जाएंगे, मतलब ऑड नंबर्स में तो चेक करने की जरूरत है ही नहीं। अगर 5 लेंथ है तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ जीरोस और वंस हो ही नहीं सकते। 3 लेंथ है, 7 लेंथ है, यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ जीरोस और वंस हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। फिर हम और आगे आ गए, 5 - 2 मतलब 3। लेंथ है हमारी 6। यहाँ पर देखो, जब हम यहाँ पर है, ऊपर देखो, इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो अभी फिर से 1:2 का रेशियो मेंटेन हो रहा है, मतलब ये स्ट्रिंग भी बैलेंस्ड है। देखो, आप भी देख लो, ऊपर से भी बैलेंस्ड है, 3 वंस है और 3 जीरोस है। क्लियर हो गया? चलो ठीक है। तो एक तो सोल्यूशन इसका ये हो गया, जो कि आपका O ऑफ n स्क्वायर में आपको आंसर दे देगा। इसका कोड आपसे बन जाना चाहिए मेरे ख्याल से, बन जाएगा। यस, ठीक है, तो इसका कोड आप लोग एक बार बना लेना। अब दूसरे के लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, अगली क्लास की स्टार्टिंग में मेरे को याद दिलाना, आपको पूरा कोड मैं समझा दूंगा उसका, अगर आपको नहीं समझ में आता है। जीरोस को कर दो -1, सब जीरोस को कन्वर्ट कर दो -1 में। अगर इस तरीके का कुछ है आपके पास, सब जीरोस को -1 कर दो। इसके बाद इसमें जो इक्वेशन लगानी है, हाँ लास्ट में प्रीफिक्स सम था, करेक्ट। तो इसमें आपको क्या करना है? लॉन्गेस्ट सब एरे विद जीरो सम। ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि काफी आसान है इससे। तो इसमें आपको लगाना है, पहले सारे जीरोस को -1 करना है। फिर आपको क्या करना है? फाइंड लॉन्गेस्ट सब एरे, सॉरी, सब एरे विद जीरो सम। ये फाइंड आउट कर लेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कहाँ पे बैलेंस्ड आपकी सब एरे आ रही है। ये आपका O ऑफ n में कैलकुलेट हो जाता है यूजिंग अ हैश मैप। एक बार खुद से ट्राई करेंगे, नहीं होता है अगली क्लास में पूछ लेंगे, पूरा कोड मैं आपको लिख के दे दूंगा। समझ में आ गया सबको? क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड सुप्रांशु, ट्राई करना, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछ लेना।
एक मिनट सब लोग रुक जाओ। कल है नेक्स्ट क्लास, करेक्ट। कल भी क्लास है, परसों भी क्लास है। ठीक है, मैंने पोल लॉन्च किया है, सब लोग एक बार पोल पे वोट कर दो। ठीक है, ट्राई करा करो, सब लोग वोट कर दो पोल पे, और ऑनेस्टली जैसा लगता है वैसा वोट किया करो, ठीक है? क्योंकि ये वोट जो है एनोनिमस है, ऐसा नहीं है कि आपको मैं बोलूंगा कि आपने ये क्यों वोट किया, वो क्यों वोट किया, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। अगर ऑनेस्टली वोट करोगे तो मेरे को भी पता लग जाएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर मैं रेक्टिफाई कर दूंगा। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। और ध्यान से दो, प्लेसमेंट सीजन में जो चल रहा है, क्योंकि जो कुछ अच्छी कंपनीज आई हैं वहां पे रिजल्ट काफी खराब जा रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो कुछ अच्छी कंपनीज आ रही हैं वो उसका रिजल्ट खराब नहीं होना चाहिए, वो ठीक हो जाने चाहिए। ठीक है, चार पांच ही अच्छी कंपनीज आने वाली हैं, तो उसको वेस्ट मत करो। जैसे हेक्सा भी वो एक अच्छी कंपनी में से थी, जो ठीक ठाक आपको पैकेज भी दे रही थी, और इसका ग्रोथ भी, करियर ग्रोथ भी ठीक रहता है। तो ग्रेप सिटी अब आने वाली है, और उसके लिए मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। सुबह उठ के आप उस वीडियो को पूरा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा होना क्या है। अब सुबह सुबह तो आपका प्रोसेस शुरू वैसे भी हो नहीं पाता है, तो कॉलेज पहुंच जाना टाइम से और बैठ के वो पढ़ लेना जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ग्रेप सिटी काफी एक अच्छा ब्रांड है, और वहां पे अगर आप चले जाते हो तो आपकी ग्रोथ भी ठीक ठाक स्पीड से होनी शुरू हो जाती है। और उनका ऑफिस भी बहुत सुंदर है। ठीक है, ज्यादातर कंपनीज का ऑफिस ज्यादा सुंदर नहीं होता है जो आपको इस लेवल का पैकेज देती है, लेकिन ग्रेप सिटी का थोड़ा एक्सेप्शनल ही ऑफिस है। वहां जाके आपको समझ नहीं आएगा आप 5 स्टार होटल में आए हो या ऑफिस में आए हो। चलो, अभी एग्जाव्यू का शॉर्ट लिस्टिंग कैसे आपको आया है, या आप अपने प्लेसमेंट डिपार्टमेंट से एक बार पूछो। देखो, अगर दोनों क्वेश्चंस करेक्ट हैं तो आपका नाम आएगा ही आएगा नेक्स्ट राउंड के लिए, वो तो कोई कंफ्यूजन रही नहीं। लेकिन 1.5 क्वेश्चन अगर करेक्ट है तो 99% आपका नाम आ सकता है। ठीक है, अगर आपका सिर्फ एक क्वेश्चन करेक्ट है, दूसरा पूरा ही इनकरेक्ट है, तो 99% आपका नाम नहीं आएगा। सिंपल सा रूल है, हर बार वो यही फॉलो करते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है, जो स्टूडेंट्स ने दिया है पेपर उसमें से उनको कुछ नंबर है उनके माइंड में, जो इतने ही स्टूडेंट उसको क्लियर करेंगे, और नॉर्मली ये रहता है 1.5 वाले क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। अगर आपने 1 किया है तो कोई बात नहीं, अगले पेपर के लिए तैयारी करनी है, ग्रेप सिटी के लिए। ग्रेप सिटी के लिए आई गेस आप सब लोग ने रजिस्टर तो किया ही होगा, टेक्निकल जॉब है उसमें, क्यूए है, क्वालिटी एनालिसिस, क्वालिटी एनालिस्ट। किया है नहीं क्या? जिन्होंने भी करा है कल के लिए रजिस्टर, यस बोल दो एक बार। किया है, वेरी गुड। ठीक है, तो बहुत ज्यादा चूजी नहीं रहेंगे, ये नहीं है कि यहाँ नहीं रजिस्टर करना वहां नहीं करना, करेंगे रजिस्टर। ठीक है, अभी जैसी जैसी कंपनीज आ रही हैं आपको ऑफ कैंपस भी बहुत दिक्कत आने वाली है, अगर आप रजिस्टर करते हो कहीं पे। अगर आप अपने सीनियर से बात करोगे तो वो भी आपको बताएंगे यही चीज। काफी आपके सीनियर्स भी थोड़े अनप्लेस्ड रह गए हैं, तो वो भी टच में ही है मेरे से। तो बहुत चूजी नहीं रहेंगे, ये ना हो कि स्टार्टिंग में जो आ रहे हैं वो भी रह जाए। तो ग्रेप सिटी स्किल्स मांग रहा है, हाँ, लेकिन वो सब कुछ टेस्ट नहीं करता है। क्या करेंगे, जो टेस्ट करेंगे मैं आपको बता दूंगा, एक दो चीजें सुबह रिवाइज कर लोगे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उनकी एक छोटी सी वर्कशॉप होती है 1 हफ्ते की, वो उनके ऑफिस के अंदर ही होती है, वहां आपको जाना पड़ता है। वहां पे जो आपको सिखाते हैं उसके बेस पे पेपर वगैरह होता है। वो चीजें मैं आपको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, आप देख लेना वीडियो। ठीक है, डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या क्या करना है आपको। ज्यादा स्किल्स मांगते नहीं है वो, उसके ऊपर टेस्ट आपको करेंगे नहीं, तो टेंशन की बात नहीं है, सेलेक्ट होके सीख लेना। चलो, गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं कल। बाय।
ऑल द बेस्ट ग्रेव सिटी के लिए, कल मिलते हैं।